गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम झा फिजिक्स टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाने फिर से आया हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अभी तक हम चार्ज के बारे में सारा पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ भी कल कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट के बाद इसके थोड़े से फैक्ट्स इसके और हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं थोड़ा सा उसमें आगे आपको बताता हूँ। कल लास्ट क्लास में हमारा वेक्टर फॉर्म चल रहा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो मैंने उसमें बताया था कि अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है आर कैप। उस डायरेक्शन को हम कहते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर, और इस डायरेक्शन को हमने कहा था आर कैप। फाइनली हमने फॉर्मूला लिखा था वेक्टर फॉर्म में, F vector is equals to K Q1 Q2 upon R square R cap। ये फॉर्मूला हमने लिखा था, और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा जब यूनिट वेक्टर हम पढ़ रहे थे। तो R cap कैन बी रिटन एज R cap is equals to R vector divided by R। R cap को हम R vector by R लिख सकते हैं। सो इस इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, from 1 and 2 we can write F vector is equals to K Q1 Q2 upon R square। R कैप की जगह R vector upon R, तो ये आ जाता है K Q1 Q2 upon R cube R vector। ये हो गया हमारा F vector। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला F vector is equals to K Q1 Q2 upon R cube R vector हो गया, और कैप की फॉर्म में K Q1 Q2 upon R square R कैप हो गया। एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे जो पूछा जा चुका है, which one of the following shows the Coulomb's law? Which one of the following formula shows the Coulomb's law? क्वेश्चन है which one shows the Coulomb's law फॉर्मूला। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो ए है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर। F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R कैप। F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर। फोर्थ है F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर, और E है none of the above। हमारा क्वेश्चन है कि which one of the following shows the Coulomb's law formula। Coulomb's फोर्स फॉर्मूला और कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है। उसके चार ऑप्शन है। ए है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर, बी है, सी है, डी है, ई है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहले वाले में ऑप्शन में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ पे R कैप आना चाहिए था। इसके अनुसार R स्क्वायर है तो R कैप आना चाहिए था, एज वेल एज फोर्स के ऊपर एक वेक्टर का साइन आना चाहिए था। इसका मतलब इसमें दो एरर है, एक तो ये वाली एरर है, एरर नंबर 1, और एक ये एरर नंबर 2। इसमें दो एरर है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड, यहाँ ये क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म का है, तो मान लीजिए ये F वेक्टर है, तो इसके ऊपर तो वेक्टर साइन है, इधर R क्यूब है तो इधर R वेक्टर आना चाहिए था। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड वाला देखिए, इसमें R स्क्वायर है तो यहाँ पे R कैप आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर, ये बिल्कुल सही है। K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर बिल्कुल सही है।
और नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं है, इसमें एक ऑप्शन है डी जो कि सही है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि जो इसकी वेक्टर फॉर्म है, या एक ऑप्शन और हो सकता था इसमें कि f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म वाला भी ठीक है ऑप्शन, f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म में है, अगर f के ऊपर वेक्टर है तो इधर भी डायरेक्शन शो करने के लिए r कैप होना चाहिए या r वेक्टर होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली उसके साथ में अगर यहाँ पे r कैप है तो यहाँ r स्क्वायर होना चाहिए, r वेक्टर है तो यहाँ पे r क्यूब होना चाहिए, और f के ऊपर भी वेक्टर का साइन होना चाहिए। तो कई जगह आपको फॉर्मूलों में यहाँ पे r वेक्टर या r कैप में माइनस का साइन भी होगा। माइनस का साइन इसलिए दिया जाता है, वो अट्रैक्शन को शो करता है ना, माइनस अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। ओके, या माइनस को रिपल्शन कह दीजिए तो प्लस को अट्रैक्शन। तो प्लस माइनस का सिंबल जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो करता है। फर्दर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्मेट और कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन हमने डिस्कस की कि इसमें क्या होना चाहिए। हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, एक ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है अगर तो f वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r कैप आना चाहिए, पीछे r स्क्वायर है तो कैप आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन f वेक्टर k q1 q2 अपॉन r क्यूब है तो इधर r वेक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कहीं छोटी-मोटी मिस्टेक, कहीं करेक्शन है या नहीं है, उसी के अनुसार हमें ऑप्शन सही करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्दर इसके आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये तो यहाँ का कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्मूला था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ये है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो ये बताता है कि अपोजिट, मैं कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस की बात करता हूँ। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ है ना। कूलम्ब्स लॉ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है दो चार्जेस के बीच में। कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, यानी रिपल्शन फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ये मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज एक्सप्लेन करता है। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है, एक प्रश्न ऐसा दिमाग में उठता है कि न्यूक्लियस है, एक एटम है हमारा, एटम में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे तो हो गया आपका प्लस का Ze, बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो why don't they stuck with each other? न्यूक्लियस के प्रोटॉन और बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट नेचर के हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव नेचर के हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेचर के हैं, तो दोनों चिपक क्यों नहीं जाते अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है। तो अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में चिपक क्यों नहीं जाते हैं। इसका जवाब है कि Coulomb's law is valid only for stationary charges, not for moving charges, and here electrons are revolving in the different orbits. That is why this law is not applicable for the moving electron. So we cannot say that protons will stuck with the electrons or proton and electrons will attract each other. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के हैं, दोनों का नेचर अलग है, प्लस माइनस। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चिपक जाने चाहिए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ फॉलो नहीं होता है कि कूलम्ब्स लॉ जो है सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए है और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूविंग है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। इसका जवाब ये है। सेकंड भी जो है एटम से रिलेटेड है।
कूलम अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर रिपेल करते हैं तो कैसे ये प्रोटॉन्स जो हैं जो न्यूक्लियस में है सारे पॉजिटिव नेचर के, सारे एक साथ कैसे रह पाते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते हैं। तो अगेन कूलम्स लॉ जो है वो न्यूक्लियस की जो डायमीटर है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है या न्यूक्लियस की जो पैरामीटर है उसके अंदर वैलिड नहीं, न्यूक्लियस के बाहर जो बड़ी डिस्टेंसेस है उसमें वैलिड है। ये जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इसमें वैलिड नहीं है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द न्यूक्लियस डिस्टेंस और फॉर द डिस्टेंस लेस देन न्यूक्लियस diameter. It is valid for the distances more than the distances of the nucleus diameter. Nucleus diameter से बड़ी जो distances है उस पर ये applicable है। तो प्रोटॉन जो है एटॉमिक डिस्टेंसेस जो है उन पे एप्लीकेबल है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो है वो आपकी होती है 10 पावर माइनस 15 मीटर्स और जो एटॉमिक डिस्टेंस है वो है आपकी 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो हम कहते हैं कि ये जो है रेडियस है न्यूक्लियस का 10 पावर माइनस 15 मीटर। तो एट न्यूक्लियस डिस्टेंसेस पे जो न्यूक्लियस के अंदर जितनी डिस्टेंस है उसका डायमीटर में उसमें कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता, उससे बड़ी डिस्टेंसेस पे वैलिड होता है। या यूं कह सकते हैं कि एटॉमिक डिस्टेंसेस पे वैलिड है ना, दो एटम के बीच में ये वैलिड होगा, बट सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में ये वैलिड नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इफ द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर देन हाउ इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव द प्रोटॉन्स विद ईच अदर इन अ सेम न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका आंसर है कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द डिस्टेंसेस मोर देन द न्यूक्लियस रेंज, nucleus diameter, nucleus radius. It is applicable more than this distance. That is why this law is not valid for the protons lying in the nucleus. Nucleus के अंदर जो protons हैं उनके लिए ये valid नहीं है ये law। nucleus की distances के अंदर valid नहीं है। nucleus से बड़ी distances जो होती है जिन्हें कि atomic distances भी कह सकते हैं आप, उनमें valid है। 10 पावर माइनस 15 मीटर की जो रेंज है उसमें वैलिड नहीं है। 10 पावर माइनस 15 से बड़ी रेंज है जो एटॉमिक डिस्टेंसेस है 10 पावर माइनस 10 मीटर वाली रेंज पे ये एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कूलम्स लॉ की दो लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन तो होगी कूलम्स लॉ की कि ये जो है ये मूविंग चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये स्टेशनरी चार्जेस पे एप्लीकेबल है। इसी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जबकि सेकंड था कि न्यूक्लियस में एक साथ प्रोटॉन कैसे रह पाते हैं। तो प्रोटॉन जो कूलम्स का लॉ है वो न्यूक्लियस वाली डिस्टेंसेस पे वैलिड नहीं है। न्यूक्लियस से जो बड़ी डिस्टेंसेस पे चार्ज रखे हुए हैं उन पे वैलिड है। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो वैलिड है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर अंदर अगर उसके पैरामीटर पे है, उसके डायमीटर पे है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस थी। अब मैं आपको कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। आज हमने अभी तक एक तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्स लॉ का वो देखा, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखा हमने कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द कूलम्स लॉ। उसके 4-5 ऑप्शन थे, उसमें देख लिया हमने कि कौन कौन सा जो है वो वैलिड है, मतलब सर्वाइव कर रहा है, सही है, कौन सा गलत है, उसके अनुसार मैं टिक मार्क कर दिया। और एक हमने उसकी लिमिटेशंस देखी कि ये जो है मूविंग पे एप्लीकेबल नहीं है, मूविंग चार्जेस पे। और दूसरी लिमिटेशन हमने देखी इसकी कि ये जो है न्यूक्लियस रेंज में एप्लीकेबल नहीं है, न्यूक्लियस से बड़ी डिस्टेंसेस पे ही एप्लीकेबल है। इस वजह से प्रोटॉन सर्वाइव करते हैं न्यूक्लियस में। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो हम आते हैं इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स पे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले हम एक एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार।
सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमारा न्यूमेरिकल में 1.1 कोई भी कर लेगा। पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 placed 30 centimeter apart in air। दो चार्जेस की वैल्यू गिवन है हमें और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, कह रहे हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स बताइए। मैंने अक्सर देखा है 80% जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में होती है, बाकी चीजें ये मीटर में है, सॉरी कूलम्स में है। ये कूलम मतलब एमकेएस सीजीएस यूनिट्स है ना, ऐसा यूनिट्स हमारी और सीजीएस यूनिट, तो उसमें अक्सर देखते हैं कि आर जो डिस्टेंस है वो आपकी वो सीजीएस में रहती है, सेंटीमीटर में रहती है। तो हमें पता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाए तो सभी को सबसे पहले तो यूनिट्स देखें आप कि सारी ऐसा यूनिट्स में है या नहीं है, एमकेएस में है सारी या नहीं है, या सारी सीजीएस में है या नहीं, या सारी एफपीएस में है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कूलम्स जो है वो ऐसा यूनिट है और ये जो है ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 30 × 10 to the power -2 मीटर्स, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स कितना हो जाएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू हमने बताई थी 9 × 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू 2 × 10 to the power -7 and 3 × 10 to the power -7 अपॉन R²। R ये हो गया 30 × 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। देखिए 9 to the 18 और 10 पावर 9 to the 18 to the 54, 9 to 18 18 3 54, ये 9 ये माइनस के 14, तो ये कितने हो गए -5। नीचे देखिए 10 पावर -4 और ये 30 × 30 × 10 पावर -4, 10 पावर -4 से ये 2 0 है, ये इसको कितना कर देगी 10 पावर -2, 10 पावर -2 और ऊपर गया 10 पावर -3 कर देगा, तो बचेगा 54 अपॉन 3 × 3 9 × 10 पावर -3, 9 6 54, 6 × 10 to the power -3 न्यूटन। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। सिंपल सा क्वेश्चन था, दो चार्ज दे रखे हैं, एक Q1 दे रखा है, एक Q2 दे रखा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, कह रहे हैं फोर्स फाइंड आउट कीजिए। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, R को कन्वर्ट कर लिया इसमें, सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू रखी Q1 Q2, ये से सॉल्व कर लिया 60 × 10 to the power -3 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, बट इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो हमारे मार्क्स को कम कर देते हैं। तो आप किसी भी चीज को छोटा मत समझिए, बुक में दे रखा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर करने का कोई उनका मोटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb। क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलम। और एक और दूसरा चार्ज दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.8 माइक्रोकूलम। Q2 जो है वो -0.8 माइक्रोकूलम और इनके बीच में फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्फीयर्स। एक तो डिस्टेंस पूछा गया हमारे से और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड फोर्स भी पूछा गया है
कि ये पहला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक चार्ज स्फीयर है जिसमें 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये एक दूसरा स्फीयर जिसके ऊपर 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है उस पर 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। जो इसका क्वेश्चन का मीनिंग है वो ये है कि 0.4 माइक्रोकूलम वाला जो हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है वो -0.8 माइक्रोकूलम वाले चार्ज स्फीयर पे 0.2 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। तो बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है और दूसरा वाला पहले पे कितना फोर्स लगा है। मतलब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम वाला जो है वो माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम वाले जो स्फीयर है उसको 2 न्यूटन 0.2 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन ही होगा क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि दूसरा पहले पे कितना लगाएगा। तो ये तो सेकंड वाला आंसर तो सेम ही होगा। अगर ये एक स्फीयर दूसरे को 0.2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले को 0.2 न्यूटन से ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसका आंसर तो हो गया 0.2 न्यूटन। सेम पहला दूसरे पे जितना लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स दूसरा भी पहले पे उतना ही लगाएगा। और आर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा एक तो इनको कन्वर्ट कीजिए, माइक्रो को हटाइए, 0.4 10⁻⁻6 कूलम या 4 × 10⁻⁷ कूलम, इसको 4 × 10⁻⁷ कूलम, ये 0.8 × 10⁻⁶ और 8 × 10⁻⁷ कूलम, ये 0.2 न्यूटन हो गया या 2 × 10⁻⁻1 न्यूटन। और ये आर फाइंड आउट करना है आपको। तो बिकॉज F is equals to KQ1 Q2 upon R square, so R square is equals to KQ1 Q2 upon F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड R is equals to अंडर रूट KQ1 Q2 by F। बस वैल्यूज पुट करनी है हमें। K 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 4 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 8 × 10⁻⁷ अपॉन फोर्स 2 × 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इजीली, तो हमारा आंसर आ जाता है 2 × 2 = 4। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, लगभग 12 न्यूटन 12 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आता है। 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। इसका आंसर है हाँ 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए बेसिकली क्या है, ये कैलकुलेशन करना है, ये 8 9 10 वाले बच्चों का भी काम है, वो भी कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, हमें यूनिट्स को सही करना और इस फॉर्मूले में अप्लाई करना, ये हमारा बेसिक जो है वो हमें आना चाहिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन F is equals to KQ1 Q2 upon R square में बेस्ड था। दूसरा क्वेश्चन जो है F is equals to R जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, R is equals to KQ1 Q2 by F अंडर रूट निकाल के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट करके और आंसर हमारा 0.12 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं आपको 0.12 सेंटीमीटर, मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताना चाहता हूँ वो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। हमारे एनसीईआरटी में अभी तक मैंने दोनों सिंपल न्यूमेरिकल बताया, एक थोड़ा सा अच्छा है 1.13। Suppose the spheres A and B have identical sides. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first and brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force on repulsion between A and B? देखिए ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको कहा था कि कंडक्शन वाले टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे कि वेज ऑफ चार्ज
मतलब किसी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं, वेज ऑफ चार्जिंग, चार्ज प्रोड्यूसिंग जो वेज है उसमें एक मेथड था कंडक्शन वाला। कंडक्शन वाले मेथड से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें गिवन है वी आर हैविंग टू स्फीयर्स, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग सेम चार्जेस। हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, दो एक समान हमारे पास आवेशित चालक गोले, मान लीजिए आवेशित चालक गोले हैं, स्फीयर है, ठीक है। उन्हें सबसे पहले तीसरा गोला है हमारे पास, वी आर हैविंग अनदर थर्ड स्फीयर व्हिच इज अनचार्ज्ड। इनिशियली द अनचार्ज्ड sphere is brought in contact of first charged sphere and then it brought in contact of second charged sphere and finally it is removed. Now calculate the electric force acting between the both charges. आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास दो चार्ज आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, एक तो ये रहा, इसका ए नाम दे दिया और इसका बी दे दिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है r और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है और दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है। इसके ऊपर चार्ज q1 मान लीजिए और इसके ऊपर q2 मान लीजिए। हाँ, q1 इज इक्वल्स टू q2 इज इक्वल्स टू q। q1 और q2 दोनों सेम है, बट अभी सॉल्व करने के लिए हम इन्हें थोड़ा सा अलग मान रहे हैं कि एक q1 और एक q2 है। q1 इज इक्वल्स टू q2, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दोनों पर सेम चार्ज है, ठीक है। तो ये सेम चार्ज है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, एक पे चार्ज q1 मान लिया, एक पे q2 मान लिया, डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है। कह रहे हैं कि एक अनचार्ज्ड स्फीयर और है, एक c है अनचार्ज्ड, जीरो चार्ज। क्वेश्चन है कि पहले C को A के कांटेक्ट में लाया गया, फर्स्ट स्टेप, फिर ये C है, C को B के कांटेक्ट में लाया गया, अब A और B के, फिर इसे हटा दिया गया, अब A और B के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कीजिए। कहने का मतलब पहले C A के संपर्क में आया, फिर C B के संपर्क में आया, फिर C को रिमूव कर दिया, अब A और B के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन है the uncharged body is brought in contact of charged body A, then it is brought in contact of charged body B and then it is removed. Now find the electric force between the charges A and B. मतलब A और B स्फीयर थे, अब C वाले को पहले A के कांटेक्ट में लाया, फिर C वाले को B के कांटेक्ट में लाया, फिर फाइनली C वाले को हटा दिया। अब बताइए A और B में कितना चार्ज। तो हम चर्चा करते हैं, फर्स्ट ये C A को सॉल्व करते हैं। जब C को A के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये रहा C और ये रहा A। A पे कितना चार्ज Q1, C पे कितना चार्ज 0। C और A को एक दूसरे कांटेक्ट में लाए, अब इन दोनों में क्या हुआ, तो इंटरेक्शन हुआ, चार्ज एक्सचेंज हुआ। चार्ज एक्सचेंज होने के बाद C हमें पता है, मैंने बताया था आपको कि दोनों पे जो है चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, C पे भी चार्ज हो गया Q1/2 और A पे भी चार्ज हो गया Q1/2। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप मैंने A को अंडरलाइन कर दिया। दूसरा स्टेप है, पहला तो CA था, अब है CB। अब C को B के कांटेक्ट में लाया, तो अब C जो है अनचार्ज नहीं रहा। अब C के ऊपर कितना चार्ज है Q1/2 और B के ऊपर कितना चार्ज है Q2। कंडक्शन वाला मेथड है, कंडक्शन वाले मेथड से दोनों जो है आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। मैंने बताया था मेरे वीडियो में आपको कि कंडक्शन कैसे होता है। कंडक्शन में जब दो बॉडीज के दूसरे कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों में चार्जेस का एक्सचेंज होता है और दोनों में एवरेज हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है। तो अब ये जो है Q1/2 और ये Q2, Q1/2 और ये Q2। तो अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो
सी का जो है सी पे एवरेज हो जाएगा Q1/2 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली बी पे भी हो जाएगा Q1/2 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। देखिए एवरेज हो जाता है, एवरेज मतलब दोनों में 4 तो डिवाइड बाय 2, तो दोनों का Q1/2 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, तो Q1/2 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो ये हो गया Q2/2 Q2/2 प्लस Q2/2, तो ये 2 एलसीएम आ गया। Q1 Q2 है ना, तो Q1 की जगह मैंने Q2 रख दिया, तो Q2/2 प्लस Q2/2/2, दो एलसीएम ले लिया तो Q2 प्लस 2Q2/2, तो क्या 3Q2/4, 3Q2/4, यानी B के ऊपर जो चार्ज है ना, B के ऊपर चार्ज हो गया आपका, B के ऊपर चार्ज हो गया 3Q2/4, ये B के ऊपर चार्ज है। पहले C को A के कांटेक्ट में लाया, फिर C को B के कांटेक्ट में लाया, फिर C को हटा दिया गया। अब C को हटा दिया, अब अगर देखें नया फोर्स कितना होगा, तो हमारे पास B जो है ये है, A जो है वो हमारे पास कितना हो गया Q1/2, और B जो है वो हमारे पास हो गया 3Q2/4, और दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम R, तो अब फोर्स जो हुआ F डैश वो हो गया K Q1 की जगह Q1/2 Q2 3Q2/4 डिवाइड बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2/R स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है K पहले का चार्ज दूसरे का चार्ज डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, K Q1 Q2/R स्क्वायर, तो K 3/8, ये 3 4 to that 3/8 K Q1 Q2/R स्क्वायर, ये F डैश, तो F डैश इज इक्वल टू 3/8F, F डैश इज इक्वल टू 3/8F, ये हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स था दोनों चार्जेस के बीच में, फोर्स F था वो अब हो गया 3/8F, फोर्स डिक्रीज हो गया, हाँ, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी नेचर होगा चार्जेस का होगा। अब आप देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो हमारे पास स्फीयर थे A और B, एक पे चार्ज था Q1 दूसरे पे चार्ज था Q2, दोनों आइडेंटिकल थे, सेम थे, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी वो R थी, तो आइडेंटिकल थे, सेम थे, दोनों पे चार्ज भी Q1 Q2 इज इक्वल टू Q है, दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट करिए। अब कहने साहब एक चार्ज है C, एक स्फीयर है C को पहले A के कांटेक्ट में लाया, फिर C को B के कांटेक्ट में लाया, फिर C को हटा दिया, अब बताइए अब कितना फोर्स है दोनों के बीच में। तो C को A के कांटेक्ट में लाया तो ये प्रक्रिया हुई दोनों में, ये प्रोसेस हुआ कि दोनों में चार्ज Q1/2 Q1/2 हो गया, यानी A पे भी चार्ज Q1/2 हो गया। अब C को B के कांटेक्ट में लाया तो C है Q1/2 और Q2, तो दोनों का एवरेज जो है 3Q2/4 हो गया, तो Q1 Q2 दोनों सेम है। और कितना फोर्स लगा, अब कितना फोर्स हुआ दोनों के बीच में, तो A तो हो गया Q1/2, B हो गया 3Q2/4, आपने फॉर्मूला लगाया F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2/R स्क्वायर, तो आपका आया F डैश इज इक्वल टू 3/8F। तो ये न्यूमेरिकल था जो कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड था, और इसमें कंडक्शन वाला जो कांसेप्ट था वो हमारा इसमें हमने यूज में लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग इस न्यूमेरिकल्स को करेंगे और एनसीईआरटी के और न्यूमेरिकल्स देखिए। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनली आप व्हाट्सएप पे डालिए या कमेंट कीजिए, आप कीजिए न्यूमेरिकल्स कीजिए, न्यूमेरिकल करने से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। थैंक यू।